नमस्कार। क्लास 11 बिजनेस स्टडी का अपना चैप्टर है सोर्सेज ऑफ बिजनेस फाइनेंस। हमने बिजनेस फाइनेंस के सोर्सेज के बारे में कुछ पिछली क्लास में देखा था। अभी तक हमने 4 ऐसे सोर्सेज जो फाइनेंस के सोर्स थे उनको समझ लिया था, जिसमें रिटेन अर्निंग्स था आपका, उसके अलावा लीज फाइनेंस, फैक्टरिंग और जनरली हमने 4 कंप्लीट कर लिए थे, जिसके अंदर पहला आपने देखा था आपके पास था रिटेन अर्निंग्स, उसके बाद था आपके पास में ट्रेड क्रेडिट, उसके बाद आपके पास फैक्टरिंग था और चौथा आया था आपके पास में लीज फाइनेंसिंग। अब हम समझते हैं पब्लिक डिपॉजिट, सार्वजनिक जमा जिसको कहते हैं। लिस्ट पब्लिक डिपॉजिट होता क्या है? तो इसका अर्थ होता है किसी व्यावसायिक संगठन में, किसी व्यावसायिक संगठन में जनता द्वारा सीधे धनराशि जमा कराना सार्वजनिक जमा कहलाती है। देखिए, जनता द्वारा एक बिजनेस के अंदर ब्याज पर, एज ए इंटरेस्ट पर कुछ पैसा बिजनेस में दिया जाता है, उसे बोलते हैं हम सार्वजनिक जमा। एक छोटी सी डेफिनेशन इसकी रहती है, परिभाषा ये रहेगी कि व्यावसायिक संगठन द्वारा जनता से सीधे ब्याज पर धन प्राप्त करना सार्वजनिक जमा कहलाती है। कि एक बिजनेस चला रहा है, वो पब्लिक से किसी डायरेक्ट किसी व्यक्ति से पैसा ले लिया उधार और उसके बदले में वो इंटरेस्ट दे रहा है, तो उसको हम कहते हैं एक प्रकार से पब्लिक डिपॉजिट। पब्लिक डिपॉजिट के लिए हमारे पास कौन कौन से इसके गुण होते हैं, कौन से इसके दोष रहते हैं? तो सबसे पहला पॉइंट आता है, इसको प्राप्त करना बड़ा आसान है। आसानी से इसको प्राप्त किया जा सकता है बिना किसी शर्त के। कोई कंडीशन नहीं होती है यहाँ। कंडीशन का मीन्स हम ये कहते हैं कि ऐसा कहीं कोई नहीं है कि आपको अपने असिस्ट को उसके पास रखना होगा या कुछ फिक्स टाइम बाउंडेशन हो, ऐसा कुछ नहीं है। बिना किसी फॉर्मेलिटी के आप इजीली इस प्रकार की जो डिपॉजिट है, इस प्रकार का जो पैसा है, वो इजीली प्राप्त कर सकते हो। नेक्स्ट आता है हमारे पास में कि ये ऋण बैंक और अन्य वित्तीय संस्थाओं की अपेक्षा कम खर्च पर आता है। मतलब आपको यदि बैंक से लोन लेना है या किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट से लोन लेना है, तो वहाँ फॉर्मेलिटी बहुत ज़्यादा होती है। मीन्स वहाँ पे आपकी कॉस्ट ज़्यादा लगती है, आपकी एक्स्ट्रा फॉर्मेलिटी बढ़ने से आपकी लागत बढ़ जाती है और यहाँ लागत कम आती है। कि बिना किसी फॉर्मेलिटी के लोन लेना है, कुछ समय के लिए आपको उधार लेना होता है। इसीलिए हम ये कहते हैं कि यहाँ बैंक और जो बाकी के फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है उनके कंपेयर यदि देखा जाए तो यहाँ कॉस्ट कम आती है। नेक्स्ट आता है हमारे पास में, यह इस प्रकार के ऋण में संपत्तियों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, प्रभार नहीं है। कहने का मीन्स ये है कि आपको किसी प्रकार की कोई असस्ट जमानत के तौर पर रखने की आवश्यकता नहीं होती है। आप कोई असस्ट किसी भी प्रकार से सिक्योरिटी के तौर पर रखने की जरूरत नहीं है, तो हमारी असस्ट पे कोई प्रभाव नहीं है। आपके असस्ट जैसे पहले थे वैसे के वैसे बाद में भी रहेंगे। ये एक प्रकार से हमारे लिए बेनिफिट रहता है कि हमारी असस्ट पर मतलब जैसे कहने का मीन्स होता है कि हमने जो असस्ट खरीद के रखी है, हमारी असस्ट आपको किसी के पास रखने की आवश्यकता नहीं होती है। नेक्स्ट आता है कि कंपनी के नियंत्रण पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। मतलब आपकी कंपनी जिस तरह से रन कर रही है वैसे ही करेगी। जो पर्सन किसी व्यक्ति से आपने पैसा लिया भी है, तो वो कंपनी का एज ए मालिक नहीं कहलाता है, एज ए शेयर होल्डर नहीं कहलाता है। मतलब उस कंपनी का जो कंट्रोलिंग चलता है, कंपनी जो ऑपरेटिंग चल रही है, उस पर कोई इफेक्ट नहीं होता है। कंपनी जैसे पहले चल रही थी वैसे ही चलेगी। ये कुछ गुण थे। नेक्स्ट आता है दोष। पहला पॉइंट आता है, नई कंपनियों के लिए इस प्रकार की प्राप्ति करना थोड़ा सा कठिन होता है, क्योंकि नई कंपनी पर कोई व्यक्ति विश्वास नहीं करता। आसानी से हर कोई व्यक्ति उस पर विश्वास नहीं कर लेता है, इसलिए इस प्रकार से पैसा डायरेक्टली कोई पब्लिक कंपनी को पैसा नहीं देती है। तो नई कंपनी के लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट टास्क होता है। नेक्स्ट आता है विश्वसनीय स्रोत नहीं है। मतलब हम इस पे विश्वास नहीं कर सकते कि लोग पैसा देंगे ही देंगे। आज आपको पैसे की आवश्यकता पड़ी, हो सकता है लोग दे दे, नहीं भी दे। कई बार ऐसी कंडीशन बन जाती है कि लोग पैसा नहीं दे, तो हम इस पे यूँ 100% विश्वास नहीं कर सकते कि हमें इस सोर्स से ही पैसा प्राप्त होगा। तो एक प्रकार से ये विश्वसनीय स्रोत नहीं है। नेक्स्ट आता है बड़ी मात्रा में जमा कराना कठिन है। देखिए, यदि आपको एक बड़ी राशि चाहिए तो फिर इस प्रकार से पैसा आना मुश्किल रहता है, क्योंकि एक समय में एक व्यक्ति थोड़ा बहुत पैसा दे सकता है। बाकी हमें यदि बहुत बड़े मात्रा में पैसे की आवश्यकता है, तो ये फिर सोर्सेज हमारे लिए इसका उपयोगी साबित नहीं होता है। ये था आपका सार्वजनिक जमा। माफी चाहता हूँ। नेक्स्ट हम बात करते हैं वाणिज्यिक पत्र। देखिए, वाणिज्यिक पत्र क्या होता है? तो यह
किसी फर्म द्वारा 90 से 364 दिन की अल्प अवधि के लिए कोष को एकत्रित करने का गैर जमानती वाणिज्यिक पत्र होता है। इसकी डेफिनेशन कुछ इस तरह से है कि यह किसी फर्म द्वारा 90 से 364 दिन, मतलब कम से कम 90 दिन और मैक्सिमम 364 दिन के लिए अल्प अवधि के लिए कोष जुटाने का गैर जमानती प्रतिज्ञा पत्र होता है। कहने का तात्पर्य होता है कि वाणिज्यिक पत्र का मतलब है कि एक संस्था या एक वाणिज्यिक संस्था या इसको कह सकते हैं हम एक व्यापारिक संगठन 90 दिन से लगाकर 364 दिन के लिए जो एक अल्पकालीन अवधि है, एक शॉर्ट टर्म जो होता है, उसके लिए आप गैर जमानती प्रतिज्ञा पत्र जारी करते हो, उसी को कहोगे आप एक वाणिज्यिक पत्र कहलाता है। इसके क्या गुण होते हैं? तो पहला गुण है इसके अंतर्गत कि यह बिना शर्त और बिना जमानत के प्राप्त की जाती है। इसमें भी कोई शर्त नहीं है, कोई जमानत नहीं है, ना कोई असिस्ट आपको रखनी है, ना कोई आपके सामने कंडीशन होगी। हस्तांतरणीय होने के कारण तरलता युक्त होता है। मतलब ये देखिए, एक पर्सन से दूसरे पर्सन को आप इजीली कन्वर्ट कर सकते हो, एक दूसरे को दे सकते हो, आप बैंक में जाके जमा करा सकते हो, किसी फैक्टर के पास जमा करा सकते हो, मतलब किसी भी कंडीशन में आप इसको ट्रांसफर कर सकते हैं, इसीलिए ये तरलता युक्त होता है, मतलब आसानी से इसको कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है इससे अधिक मात्रा में तथा कम लागत पर कोष प्राप्त होते हैं। ज्यादा में कम लागत है, मतलब आप ज्यादा से ज्यादा पैसा इससे ले सकते हो, बाकी कॉस्ट कम आती है इसमें। नेक्स्ट आता है इसका जो भुगतान है वो अपनी सुविधा अनुसार कैसे भी किया जा सकता है। आप चाहो तो कैश में करो, आप चाहो तो वापस नया प्रतिज्ञा पत्र लिखो, किसी भी तरह से इसका रीपेमेंट किया जा सकता है, वो उसकी सुविधा के अनुसार, तो एक अच्छा गुण माना जाता है। नेक्स्ट आता है इसके लिए कि कंपनी को अपने अतिरिक्त कोषों को निवेश करती है, मतलब कंपनी के जो एडिशनल फंड हो जाए तो वो वापस इसमें री इन्वेस्ट कर सकती है। नेक्स्ट आता है दोष। दोष में पहला दोष आता है कि ये अच्छी साख वाली कंपनियां, जो कंपनी अच्छी गुडविल रखती है, उन्हीं के लिए ये सफल है, वो ही इस प्रकार से पैसा जमा कर सकते हैं, क्योंकि जिसकी गुडविल नहीं है या जो नई कंपनियां लगी है, वो इस प्रकार का पैसा इकट्ठा करना उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। नेक्स्ट आता है सीमित मात्रा में राशि। इसमें जो पैसा आता है वो लिमिटेड होता है, कम होता है। एंड नेक्स्ट है अव्यक्तिगत साधन। अव्यक्तिगत साधन का मतलब होता है कि जिस अवधि के लिए आपने लिखा है, जो आपने ड्यू डेट पहले से फिक्स कर रखी है, उसी डेट को आपको पेमेंट करना होगा। इसमें आपकी ड्यू डेट आगे नहीं खिंच सकती है, आपकी ड्यू डेट फिक्स रहती है। तो ये था आपका वाणिज्यिक पत्र। इनके बाद अब अपना नेक्स्ट पॉइंट आता है शेयर, अंशों का निर्गमन। देखिएगा, समझने की कोशिश करना, हम उस पॉइंट को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। आपके इस टॉपिक का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है शेयर। हम शेयर के बारे में थोड़ा सा जानते हैं, समझने की कोशिश करते हैं क्या होता है शेयर, जिसको हिंदी में बोलते हैं अंश, और इंग्लिश में कहेंगे शेयर। देखिए, इसका अर्थ होता है कंपनी की कुल पूंजी के छोटे छोटे टुकड़े। कंपनी की जितनी टोटल कैपिटल है, उसके छोटे छोटे टुकड़े आपके लिए अंश कहलाते हैं। देखिए, एक कंपनी बड़े स्तर पर बनाई जाती है। कंपनी जब खोली जाती है तो बड़े स्तर पर खोली जाती है। मान लीजिए आपकी कंपनी है जिसकी पेड अप कैपिटल आपने 10 लाख निर्धारित करी है। आपने सोचा कि मैं इस कंपनी में 10 लाख रुपए लगाकर इस कंपनी को रन करना चाहता हूं। एक समय में एक व्यक्ति 10 लाख रुपए नहीं दे पाता है, दे भी दे, लेकिन कंपनी चलाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो यहाँ शेयर का मतलब ये होता है कि इस 10 लाख को आप छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देते हैं। जैसे एक शेयर आपने 10 रुपए का बना दिया, 100 का बना दिया, 20 का बना दिया, 50 का बना दिया, वो कोई भी राशि हो सकती है। जरूरी नहीं कि 100 ही होना चाहिए, जरूरी नहीं कि 10 ही होना चाहिए, 1000, कुछ भी हो सकता है। हम एक एवरेज लेते हैं कि मान लीजिए आपने एक शेयर 100 रुपए का बना रखा है, तो आपके पास 10,000 शेयर आएंगे। आपके पास में 10,000 शेयर हैं, एक शेयर 100 रुपए का है। तो जब आप किसी व्यक्ति को कहते हो कि आपको कंपनी का 10 रुपए का शेयर लेना है, मतलब 100 रुपए आपको कंपनी को देना है, तो हर कोई व्यक्ति इजीली दे सकता है। तो शेयर का मतलब होता है कंपनी की जो टोटल कैपिटल थी, मतलब टोटल कैपिटल कितनी थी, 10 लाख, जिसको हमने 10,000 छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया, और जी जो छोटे छोटे टुकड़े हैं वही हमारे लिए शेयर कहलाते हैं। तो एक सामान्य डेफिनेशन है इसकी
कंपनी के कुल पूंजी को छोटे छोटे भागों में बांटना अंश कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है अंश। हमारे पास दो प्रकार के होते हैं। देखिए, हमने कंपनी के बारे में समझा था, जो हमारा चैप्टर था सेकंड चैप्टर, फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन समझ रहे थे। उसके अंदर हमने समझा था जॉइंट स्टॉक कंपनी, जिसमें टाइप्स ऑफ कंपनी के बारे में थोड़ा सा देखा था। तो एक बार फिर बता देता हूं मैं आप लोगों को कि कंपनी हमारे पास अलग अलग प्रकार की होती है, जिसमें दो मुख्य कंपनी है, पब्लिक एंड प्राइवेट कंपनी। एज ए पब्लिक कंपनी, देखो प्राइवेट कंपनी अपना शेयर लोगों में इशू नहीं करती है, वो इंटरनली अपने लोगों को देती है। मतलब प्राइवेट पब्लिक कंपनी के अंदर मेंबर ऑफ जो कंपनी के मेंबर होंगे वो फिक्स होते हैं, 200 से ज़्यादा नहीं हो सकते हैं। तो वो क्या करते हैं, अपना पैसा इन 200 सदस्यों से ही लेते हैं। मतलब वो अपना शेयर बाहर किसी को नहीं देते, जनता में डायरेक्ट नहीं इशू करते हैं। लेकिन जो पब्लिक कंपनी है, जो सार्वजनिक कंपनी है, वो अपना शेयर पब्लिक को देती है, वो जनता में देती है। और वो जनता में देती है तो देने के लिए हमारे पास जनरली दो प्रकार के शेयर होते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि एक सार्वजनिक कंपनी दो प्रकार के अंशों का निर्गमन करती है। पहला होता है समता अंश, दूसरा होता है पूर्वाधिकार अंश। एक कंपनी दो प्रकार से अंशों का निर्गमन करती है, समता अंश और पूर्वाधिकार अंश। दो शब्द आते हैं, समता और एक आता है पूर्वाधिकार। समता अंश को बोलते हैं इक्विटी शेयर और इसको बोलते हैं प्रेफरेंस शेयर। देखिए, इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर में क्या फर्क है, दोनों का क्या मीनिंग होता है, वो थोड़ा सा समझना होगा। सबसे पहले हम बात करते हैं समता अंश के। समता अंश क्या होता है, तो समता अंश पूंजी की आवश्यकता सामान्यतः कंपनी के निर्गमन से पूर्व होती है। समता अंशधारी कंपनी के स्वामी कहलाते हैं। देखिए, जो पैसा कंपनी के अंदर इन्वेस्ट किया जाता है वो दो प्रकार से होता है। एक तो होता है कंपनी चालू होने से पहले और एक होता है कंपनी चालू होने के बाद। देखिए, जब आपको कंपनी को चालू करना है उससे पहले पैसे की आवश्यकता होगी, क्योंकि कंपनी को आपको खड़ा करना होगा, एक स्ट्रक्चर तैयार करना होगा। जब तक कंपनी स्ट्रक्चर तैयार नहीं करोगे, कंपनी चलाओगे कैसे? सबसे पहले आपको कंपनी के लिए बिल्डिंग लेना होगा, मीन्स जमीन लेनी है, मशीनरी लगानी है, स्टॉक इकट्ठा करना है, इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना। तो वो सारी चीज़ें करने के लिए पैसा चाहिए। वो पैसा कहाँ से लाओगे? तो वो जो पैसा हम इकट्ठा करते हैं, जो कंपनी को स्टार्ट करने से पहले जो हमारे पास पैसा आता है, और वो जो पैसा हम इकट्ठा करते हैं उसी को बोलते हैं इक्विटी शेयर, जो कंपनी के रियल ओनर कहलाते हैं, जो कंपनी के वास्तविक स्वामी कहलाएंगे, जो उस कंपनी को तैयार करते हैं, जो उस कंपनी को चालू करने में अपनी सबसे मुख्य भूमिका अदा करते हैं। तो समता अंश क्या होती है, तो समता अंश सामान्यतः कंपनी की मुख्य पूंजी कहलाएगी, जो कंपनी स्टार्ट करने से पहले कंपनी में इन्वेस्ट की जाती है। नेक्स्ट है, ये लॉन्ग टर्म होता है। लॉन्ग टर्म का मीन्स दीर्घकालीन अवधि के लिए इस पैसे को इन्वेस्ट किया जाता है। जिस व्यक्ति ने कंपनी के क्षमतांश खरीदे हैं, वो उस कंपनी का मतलब जब तक कंपनी चलेगी, कंपनी जब तक बंद नहीं होती है, वो पैसा कंपनी के अंदर ही रहता है। मतलब आप कंपनी के एक रियल ओनर कहलाओगे, वास्तविक स्वामी कहलाओगे, क्योंकि कंपनी चलाने वाले आप ही रहोगे जिस व्यक्ति ने इक्विटी शेयर खरीदा है। और जिस दिन कंपनी बंद हो जाएगी उस दिन उस व्यक्ति का पैसा मिल जाएगा। तो कह सकते हैं हम ये कि लॉन्ग टर्म के लिए पैसा इन्वेस्ट होता है। इक्विटी शेयर होल्डर कंपनी के लिए रियल ओनर होते हैं और कंपनी को स्टार्ट करने से पहले इस पैसे को इन्वेस्ट किया जाता है। नेक्स्ट, जिस प्रकार से इक्विटी शेयर है तो उसके भी कुछ गुण दोष भी होते हैं, कुछ गुण है इसके, अच्छाइयाँ हैं इसके अंदर। क्या अच्छाइयाँ है, जिसमें पहला पॉइंट आता है हमारे पास में कि क्षमता आज निवेश से अधिक आय प्राप्त की जा सकती है। मतलब आपके इक्विटी शेयर में जितना आप इन्वेस्ट कर रहे हो उससे अधिक इनकम प्राप्त कर सकते हो, क्योंकि आपने जो पैसा इन्वेस्ट किया है वो लॉन्ग टर्म तक चलेगा और अपना जो एक्चुअल अमाउंट होता है, एक्चुअल इन्वेस्टमेंट होता है, जो लॉन्ग टर्म तक चलेगा, उसी पैसे के बदले में आपको प्रॉफिट प्राप्त होता रहता है। नेक्स्ट आता है कि पूंजी का कंपनी पर कोई भार नहीं होता है। इस कैपिटल का कंपनी पर कोई इफेक्ट नहीं है। मतलब कंपनी को ये कोई जरूरी नहीं कि ये पैसा देना ही देना है। कंपनी के लिए ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि ये पैसा आपको इतने टाइम में रिफंड करना होगा, ये कोई जरूरी नहीं है। जब तक कंपनी चलेगी इस पैसे को आप कंपनी बंद होने के बाद देना पड़ता है। मीन्स पैसा लगता कब है, कंपनी स्टार्ट होने से पहले, और वापस कब लिया जाता है, कंपनी बंद होने के बाद। मतलब जब तक कंपनी रन कर रही है, जब तक कंपनी चल रही है, तब तक इस पैसे का कोई कंपनी पर इफेक्ट नहीं है कि हमको ये पैसा रीपेमेंट करना है। ये किसी को देने की आवश्यकता नहीं है, कंपनी अपने पास रखती है।
नेक्स्ट होता है या स्थायी पूंजी होती है, एक फिक्स कैपिटल है जिसको बदला नहीं जा सकता, नहीं बदलते, हम बार बार इसको बदलने की आवश्यकता नहीं होती है। यह कंपनी की अच्छी साख पर अच्छा प्रभाव पड़ता है। देखिए, इक्विटी शेयर के कारण आपकी कंपनी की गुडविल पर एक अच्छा इफेक्ट होता है। जिस कंपनी के पास में इक्विटी शेयर बहुत ज़्यादा है तो कंपनी की गुडविल हाई रहेगी, क्योंकि वो इंटरनल स्ट्रांग मानी जाती है। कंपनी की संपत्ति पर भार न होने के कारण संपत्तियों को गिरवी रखकर धन जुटाने का विकल्प खुला रहता है। देखिए, इस प्रकार का पैसा प्राप्त करने के बाद आपके असेस्ट ओपन है, संपत्तियां तो कहीं आपने गिरवी रखी नहीं है, तो आप उन संपत्तियों को इन फ्यूचर कहीं और जगह गिरवी रखकर उससे पैसा लेने के लिए आपके पास एक ऑप्शन क्रिएट हो जाता है। मीन्स इक्विटी शेयर से जो पैसा आया है आपके पास में, इक्विटी शेयर से आपने जो पैसा ले रखा है वो तो आपके पास है ही है। इन फ्यूचर यदि आपको और पैसे की आवश्यकता पड़ जाती है, यदि आपको कहीं पैसे की आवश्यकता पड़ रही है, तो आप जो हमारे पास संपत्तियां पड़ी है उनको कहीं गिरवी रख के आप फिर से पैसा ले सकते हो। तो हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास इक्विटी शेयर होने से आपकी असेस्ट पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता और इन फ्यूचर उन असेस्ट को आप कहीं और गिरवी रखकर वहां से पैसा ले सकते हो। तो ये थे आपके पास में कुछ गुण, साथ में दोष भी होते हैं। पहला दोष आता है कि यह आय का या अनियमित साधन है, वित्त का अनियमित है, मतलब यहाँ कंटिन्यू पैसा नहीं आता है। एक बार आपने पैसा जमा करा लिया, एक बार आपने पैसा इन्वेस्ट कर दिया, तो बार बार वो इक्विटी शेयर का पैसा नहीं आने वाला है। इन पर कोष एकत्रण की लागत अधिक आती है। देखिए, ये पैसा इकट्ठा करने के लिए आपको ज़्यादा कॉस्ट पे करना पड़ता है, मतलब कॉस्ट ज़्यादा आती है, क्योंकि जब आप स्टार्ट में ये कर रहे हो उस समय बहुत ज़्यादा फॉर्मेलिटी रहती है, लोगों को अपने साथ जोड़ना होता है, कंपनी रजिस्ट्रेशन करनी होती है, तो हम ये कह सकते हैं कि ये कॉस्टली होता है थोड़ा सा। और अतिरिक्त अंशों का निर्गमन वर्तमान अंशधारियों के मताधिकार एवं आय को कम करता है। देखिए, आपने यदि एडिशनल और शेयर इशू कर दिए तो जो आज वर्तमान में आपके पास में शेयर होल्डर है उनका वोटिंग राइट और उनकी इनकम को कम करने का काम करता है। मतलब कह सकते हैं कि मान लीजिए आपके पास में 5,000 शेयर होल्डर है, आपने 3,000 और इशू कर दिए तो उन 5,000 के लिए वोटिंग राइट कम हो जाता है, साथ में उनकी इनकम भी कम हो जाएगी। समता अंशों के निर्गमन द्वारा कोष अर्जित करने में प्रक्रियात्मक देरी होती है, मतलब एक प्रोसेस लंबा रहता है। पूरा इशू करने से लिए आपको पहले सबसे पहले प्रोस्पेक्टस देना होता है, उसके बाद लोगों से एप्लीकेशन लेनी होती है, फिर आप उसके बाद उनको अलॉटमेंट करते हो, कॉल मनी लेते हो, मतलब एक लंबा प्रोसेस चलता है, तो पैसा इजीली नहीं आ पाता है। ये था आपका समता अंश। फिर आता है पूर्वाधिकार अंश। जिस प्रकार से हमने समतांश को समझा, ठीक उसी प्रकार से हमारे पास एक प्रेफरेंस शेयर भी होता है। प्रेफरेंस शेयर क्या होता है? तो इन अंशों द्वारा जुटाई गई पूंजी अतिरिक्त इन अंशों द्वारा जुटाई गई पूंजी पूर्वाधिकार अंश पूंजी कहलाती है। पूर्वाधिकार अंश धारकों को समतांश धारकों की अपेक्षा लाभांश तथा पूंजी वापसी में प्राथमिकता प्राप्त होती है। देखिए, ज्यादा इन दोनों में कोई चेंजेस नहीं है, बस ये है कि आपके समतांश धारियों को जो लाभांश और पूंजी दी जाती है उनसे पहले उनको दी जाएगी। मतलब जैसे एक साल पूरा हुआ, आपने प्रॉफिट कमाया, उस प्रॉफिट में से उन सबको हिस्सा देते हैं, उसे हम बोलते हैं लाभांश। तो जो हिस्सा दिया जाता है सबसे पहले लाभांश हम पूर्वाधिकार अंशधारियों को देंगे। जैसे ही हमारा साल पूरा हो गया, हमने कैलकुलेशन कर दी कि भाई इतना हमको डिविडेंड लोगों में बांटना है, तो हम पहले डिविडेंड प्रेफरेंस शेयर को देंगे, उसके बाद जो बचेगा वो इक्विटी शेयर को मिलेगा। सेकंड पॉइंट, आपकी जब कंपनी बंद हो जाएगी उस समय आप कैपिटल रिफंड करोगे, मतलब जिसने जितना पैसा लगाया था बिजनेस में वो पैसा आप रिटर्न करते हो। तो रिटर्न करने का भी प्रोसेस यही रहता है, पहले हम प्रेफरेंस शेयर होल्डर को रिटर्न करेंगे, बाद में हम इक्विटी शेयर होल्डर को करते हैं। तो ये था आपका प्रेफरेंस शेयर का मीनिंग। अब हम जानते हैं उसके भी गुण और दोष। पहला पॉइंट आता है नियमित आय प्राप्त होती है। देखिए, जिस व्यक्ति ने प्रेफरेंस शेयर खरीदा है उसे हर साल डिविडेंड कंपलसरी देना ही होता है। दोनों में ये बड़ा सा चेंजेज होता है कि इक्विटी शेयर को डिविडेंड देना जरूरी नहीं है, मतलब आपके पास प्रॉफिट हुआ है, आप बांट रहे हो, सारे खर्चे हो चुके हैं, तब जाके दो। बाकी इक्विटी शेयर होल्डर, प्रेफरेंस शेयर होल्डर के लिए ऐसा नहीं है, उनको तो फिक्स डिविडेंड देना ही है। उनके लिए डिविडेंड रेट पहले से फिक्स कर रखी होती है कि एंड ऑफ द ईयर आपको इतना पैसा मिलेगा, मीन्स मिलेगा ही। तो हम कहते हैं ये आय का नियमित साधन है।
यह स्थिर दर से प्रतिफल चाहने वाले निवेशकों के लिए उपयुक्त रहते हैं। मतलब इसमें वो लोग इन्वेस्ट करते हैं जो ये चाहते हैं कि मुझे एक फिक्स रेट से हर साल प्रॉफिट मिलता रहे। इन अंशों पर लाभांश की दर पूर्व निश्चित होती है। अभी जो मैंने बताया कि ये ऐसे शेयर होते हैं जिस पर रेट ऑफ डिविडेंड पहले से फिक्स होती है, उन्हें फिक्स करने की आवश्यकता नहीं। जैसे ही आप जिस समय इशू करोगे उस टाइम ही पहले बता दोगे कि हमारे डिविडेंड की रेट कितनी रहेगी। इन पर निवेशकों की सुनिश्चित प्रतिफलता प्राप्त नहीं होती है। नेक्स्ट है कंपनी समापन पर पूंजी वापसी का पूर्वाधिकार प्राप्त होता है, जो अभी हम समझ ही रहे थे। और इन पूंजी का कंपनी की संपत्तियों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। सेम बात यह है कि इसके लिए भी आपको किसी असेस्ट को जमानत पर रखने की आवश्यकता नहीं होती है। नेक्स्ट इसके आते हैं दोष। इनके निवेशकों को जोखिम उठाना पड़ सकता है। मतलब आपने जो प्रेफरेंस शेयर खरीदा है किसी व्यक्ति ने, तो कंपनी प्रेफरेंस शेयर का पेमेंट रिटर्न कर सकती है। जरूरी नहीं कि कंपनी समापन तक ही चलाएगी, वो साल 1.5 साल जब भी कंपनी की स्थिति सही हो, कंपनी चाहे तो उसका रिटर्न कर सकती है। तो उनके लिए थोड़ा सा रिस्क रहता है। इसके निर्गमन से कंपनी की संपत्तियां समतांशधारियों का अधिकार कम होता है। देखिए, प्रेफरेंस शेयर इशू होने से जो इक्विटी शेयर होल्डर है उनका अधिकार थोड़ा सा कम हो जाएगा, क्योंकि पहले प्रॉफिट वो लेके जाएंगे, पहले कैपिटल वो लेके जाएंगे, तो इनका थोड़ा सा राइट कम रहता है। इन अंशों पर लाभांश की दर पूर्व निश्चित होती है, जिससे लाभ होने या ना होने दोनों स्थितियों में आपको पेमेंट करना पड़ता है। डिविडेंड रेट फिक्स होती है तो आपको डिविडेंड पे करना ही पड़ेगा। नेक्स्ट आता है इन निवेशकों को सुनिश्चित प्रतिफल प्राप्त नहीं होता है। कहने का मतलब है कि जो जितना प्रॉफिट हुआ है उसका कोई लेना देना नहीं है उनको। तो जो फिक्स प्रॉफिट देना है, मतलब जो फिक्स रेट है, उसी रेट के बेस पे आपको इंटरेस्ट पे करना होगा, डिविडेंड पे करना होगा, सॉरी। और इन पर लाभांश भुगतान ब्याज भुगतान के समान कोई कर बचत नहीं होती। मतलब कहने का तात्पर्य है कि जिस तरह से ब्याज पेमेंट करने के बाद आपको टैक्स में रिबेट मिलती है, ठीक इसी प्रकार से आपको डिविडेंड पे करने के बाद टैक्स में रिबेट नहीं मिलती है। आप डिविडेंड कितना भी पे करो, आपको टैक्स में कोई रिबेट नहीं है। इसी कंडीशन में यदि आपने इसके बदले में इंटरेस्ट पे किया होता तो आपको टैक्स रिबेट मिलती। तो ये था आपका प्रेफरेंस शेयर और इक्विटी शेयर के गुण दोष। हमने इस क्लास के अंदर आपको 3 पॉइंट क्लियर किए हैं, जिसमें पहला पॉइंट था आपका सार्वजनिक जमा, दूसरा था आपका वाणिज्यिक पत्र और तीसरा था अंशों का निर्गमन। हम अपनी अगली क्लास में पूर्वाधिकार अंश और समता अंश में अंतर समझेंगे, साथ में डिबेंचर को समझने की कोशिश करेंगे। आई होप आपको ये तीनों चीज़ें समझ में आई होगी। यदि किसी प्रकार की समस्या रहती है तो आप ज़रूर हमें इन्फॉर्म कीजिएगा, हमें बताइएगा। हम कोशिश करेंगे आपकी समस्या का समाधान करने के लिए। ठीक, धन्यवाद।